नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे यूपी मदरसा एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है, जिससे अब 16,000 मदरसों को राहत मिल गई है। साथ ही बात होगी उत्तराखंड की धामी सरकार के राज्य में होने वाले निकाय चुनाव से पहले महिलाओं के हित में बड़े निर्णय लेने की तैयारी की। दरअसल सरकार उत्तराखंड में नगर निकायों में निर्वाचित पदों पर महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। और चलते चलते हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और सेना की चौकसी की। तो अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में अपनी पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पर फैसला सुना दिया है। आपको बता दें, कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। यह रिपोर्ट देखिए। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। 16,000 मदरसों को मिली राहत। मुंशी मौलवी बना पाएंगे मदरसे, नहीं दे पाएंगे कामिल और फाजिल की डिग्री। मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ एक शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की याचिका में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने कहा था यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सभी मदरसे क्लास 12 तक के सर्टिफिकेट दे सकेंगे, लेकिन उसके आगे की तालीम का सर्टिफिकेट देने की मान्यता मदरसों के पास नहीं होगी। मदरसा एक्ट पर यह फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला ठीक नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मदरसा एक्ट को भी सही बताया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को राहत मिल गई है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है कि मदरसा एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश विधानसभा से जो पारित हुआ था वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो मार्च 2024 में आया था, जिसने जो है मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए मदरसा एक्ट को पूरी तरह से संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मदरसा में यदि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जिसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने क्वेश्चन उठाया था कि मदरसा में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, केवल रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। दोनों चीजों को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 अहम फैसले दिए हैं। एक गाइडलाइंस दिया है कि मदरसा में अगर नॉन माइनॉरिटी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन मदरसों में नहीं हो रही है तो सरकार जो है मदरसा एक्ट में सारे प्रोविजंस दी गए हैं, उसके तहत जो है क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए कानून ला सकती है, उसमें कुछ बदलाव ला सकती है, जिससे कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो। और आने वाली दुनिया में जितनी चीजें अपडेट हो रही हैं, उसी के साथ साथ बच्चे जो है उसमें भी अपडेशन होते चले जाएं। चूंकि बच्चों को जो एजुकेशन का राइट दिया गया है आर्टिकल 21A में, राइट टू एजुकेशन में, उसका पर्पज केवल इतना है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो जो है आने वाली दुनिया को समझ सके। और आने वाली दुनिया को समझने के लिए सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। जो सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाते हैं मदरसे में, उसको ठीक ठाक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दिया है राज्य सरकार को कि मदरसा एक्ट को रेगुलेट कर सकती है क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए। यूपी में मदरसों का क्या है आंकड़ा? सूबे में मदरसों की कुल तादाद करीब 23,500 है। इनमें 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, यानी ये सभी रजिस्टर्ड हैं। करीब 8,000 मदरसे और मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में 560 ऐसे हैं जो एडेड हैं, यानी 560 मदरसों का संचालन सरकारी पैसों से होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों पर प्रतिबंध लगा दिया था और मदरसों के खिलाफ फैसला दिया था। उस पर मदरसा एसोसिएशन के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में अपील की उसके खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तवील सुनवाई की। तवील सुनवाई करने के बाद, तमाम तथ्यों को देखने के बाद मदरसों के हक में
फैसला दिया है। अब उन मदरसों का वजूद बाकी रहेगा और उस पर कोई भी कदगन लगाम नहीं लग सकती है और उस पर कोई अब आपत्ति करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ, साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो रहनुमाई की है स्टेट गवर्नमेंट की कि इन मदरसों की देखरेख की जाए और इनको अच्छे से अच्छा जो है वो रख रखाव किया जाए, तो इससे और ये भी फैसला मदरसे के हितों में है। इसलिए मदरसों में सफाई सुथराई, उसका ढांचा और मुसलसल बच्चों की तालीम और तालीम पे भी निगरानी, तो ये तमाम जो है वो बच्चों के तलबा के हित में है। और अगर ये अमली जामा पहनाया जाता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हिदायतें दी हैं, तो मदरसों में और निखार। हाई कोर्ट ने क्यों रद्द किया था कानून? आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ एक शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इसी पर हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने कहा था यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, जिसके साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को समान स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था मदरसा कानून 2024 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अदालत ने ये भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है कि पूरी तरीके से ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है और इस सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था उसको रद्द कर दिया है। इससे हम सबको बहुत खुशी और मसरत हुई है और जाहिर सी बात है जो एक्ट खुद हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता था। बहरहाल इन मदरसों से हजारों लोग वाबस्ता हैं और सभी को एक बहुत बड़ी राहत मिली और हम लोग अब पूरी आज़ादी के साथ अपने मदरसों को कंटिन्यू कर सकते हैं। मदरसा एक्ट को लेकर के हाई कोर्ट में जो बातें हुई थी और जस्टिस विवेक चौधरी साहब ने जो मदरसा एक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को काफ़ी राहत मिल गई और मदरसा एक्ट भी जो है बहाल रहेगा। उसमें कुछ चेंजिंग, कुछ तब्दीलियां ज़रूर होंगी, लेकिन वो बेहतरी के लिए होंगी। जो भी फैसला आया हम उसका इस्तकबाल करते हैं और बेहतर है। मदरसों की भी हिफाजत हुई और हमें और मजबूती मिली है इस फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, 3 जजों की बेंच ने बेहतर फैसला दिया है। क्या है यूपी मदरसा कानून? उत्तर प्रदेश में साल 2004 में ये कानून बनाया गया था। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की, जो राज्य में मदरसों के प्रशासन और कामकाज की देखरेख के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है। इसके तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना था, जिसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब्ब, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फिलोसॉफी जैसे शिक्षा को परिभाषित किया गया है। आपको बता दें कि अधिनियम का पहला मकसद मदरसों में एक संरक्षित और सुसंगत पाठ्यक्रम सुनिश्चित कराना है, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता और मानकों को बढ़ावा मिले। इसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा को सामान्य विषयों के साथ इंटीग्रेट करना है, जिससे छात्रों को इस्लामी और समकालीन ज्ञान दोनों से लैस किया जा सके। बोर्ड ने एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं, जिसमें इस्लामिक स्टडी के एक्सपर्ट और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बोर्ड एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो धार्मिक अध्ययनों को विज्ञान, गणित और भाषाओं जैसे सामान्य विषयों के साथ संतुलित करता है। यह मुंशी और मौलवी परीक्षाओं सहित विभिन्न स्तरों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है और अन्य शैक्षिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान करता है। बोर्ड उन मदरसों को मान्यता प्रदान करता है जो शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों को पूरा करते हैं। यह शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मदरसों शिक्षकों की ट्रेनिंग, भर्ती और मूल्यांकन की देख रेख भी करता है।
बता दें कि मदरसा एक्ट में रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, संसाधनों और शिक्षकों के वेतन में सुधार के लिए स्टेट फंडिंग और अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बोर्ड को मदरसों का आधुनिकीकरण करने, छात्रों को रोजगार संभावनाओं को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक और कौशल आधारित ट्रेनिंग शुरू करने का काम सौंपा गया है। बता दें कि यूपी में 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से मान्यता मिली हुई। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में होने वाले निकाय चुनाव से पहले महिलाओं के हित में एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है। दरअसल सरकार उत्तराखंड में नगर निकायों में निर्वाचित पदों पर महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड राज्य महिला नीति के ड्राफ्ट में इसकी सिफारिश की गई है। क्या धामी सरकार नगर निकायों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देगी? इसी मसले पर देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब धामी सरकार महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। धामी सरकार नगर निकायों में निर्वाचित पदों पर महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड राज्य महिला नीति के ड्राफ्ट में इसकी सिफारिश की गई है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण देने की सिफारिश ड्राफ्ट में की गई है। इन सभी सिफारिशों पर मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ ये सपने दिखाती है, धरातल पर इसका कोई वास्ता नहीं। महिला नीति को लेकर आज पुनः बैठक की गई है और हम सब की एक कोशिश है कि महिला नीति हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, खासकर हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जो खासकर हमारे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए किस प्रकार से उनके हित और अधिक सुरक्षित हो सकते हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वावलंबी हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और शिक्षापरक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वास्थ्य परक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं स्वरोजगार परक हो सकती हैं। ऐसे महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए संबंधित हमारे जितने 60 विभाग हैं, उन 60 के 60 विभागों में महिलाओं को देखते हुए जेंडर बजटिंग कैसे सुनिश्चित की जाए, उसमें पूरी महिला नीति अपनी बात को कहती है। महिला नीति का ध्येय पूरा यही है कि उत्तराखंड का पुरुष और उत्तराखंड की महिला दोनों बराबर सहभागिता निभाएं उत्तराखंड की बढ़ोतरी के लिए। का केवल ये हर बार का शिगुफा होता है, क्योंकि आप देखिए ना कि आज पंचायतों में अगर 33% आरक्षण किसी ने दिया तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दिया। उससे एक कदम आगे हम नहीं बढ़ पाए। आज इतने साल हो गए, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा होती तो ये विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी हमें आरक्षण देते, लेकिन वो फिर शक्ति वंदन अधिनियम तो ला दिया, लेकिन वो लॉलीपॉप की तरह, एक गाजर की तरह लटका दिया। वो कब आएगा, कौन से सन में आएगा, ये कोई भाजपाई भी नहीं बता पा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का काम ही आंखों में धूल झोंकने का होता है और सिर्फ जनता के आगे गाजर लटकाने का होता है, जुमले देने का होता है। ये उन्हीं जुमलों में से एक है। देखिए, ये जो अभी नगर निकाय चुनावों के चलते जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जो बात कल कही गई है, अभी वो मात्र ड्राफ्ट उसका किया गया है। पहले नगर निकाय में ये आरक्षण 33% था और ग्राम पंचायतों में 50% यह आरक्षण था। क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट किया गया है, तो मेरा सरकार से अपील भी है कि हवाई बातें ना करें, अपने दल में इस नीति को लागू भी करें। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात करके ही यदि इन्हें लगता है कि निकाय चुनावों में महिलाओं को यह आकर्षित कर पाएंगे, उनके वोट को अपने दल के लिए आकर्षित कर पाएंगे, तो मेरा स्पष्ट ये कहना है कि जिस प्रकार की घोषणाएं आप कर रहे हैं, उस प्रकार की घोषणाओं को लागू भी किया जाना चाहिए। तथा आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य महिला नीति ड्राफ्ट अभी शुरुआती स्तर पर है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य सरकार इसे लागू करने की घोषणा कर सकती है। वहीं निकायों में महिलाओं के 50% प्रतिनिधित्व के आरक्षण की तैयारी के बीच कांग्रेस का आरोप है कि सरकार राज्य में निकाय चुनाव नहीं करा रही है।
आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। बावजूद इसके साल भर बाद भी धामी सरकार निकाय चुनाव नहीं करा पाई। हालांकि सरकार से लेकर संगठन तक निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, हम लोग उसी शेड्यूल के अनुसार, उसी क्रम के अनुसार अपनी तैयारियां करेंगे और हम हर समय चुनाव के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। देखिए, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है, आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, कोई ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है और मैं समझता हूं कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयारियां पूरी नहीं है, सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। मुझको नहीं लगता कि दिसंबर में सरकार निकाय के चुनाव कराएगी, ये और आगे टालेगी जब तक ये पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाए कि हम जीत रहे हैं। और अब जीतने का सवाल ही नहीं है, अब तो हार का सिलसिला शुरू होना है इनका। देखिए, उत्तराखंड महिलाओं ने बनाया था और पूरे उत्तराखंड को बनाने में जो अहम भूमिका महिलाओं की रही है, मुझे लगता है कि उनका सपना साकार होने जा रहा है। जिस प्रदेश का सपना महिलाओं ने देखा था वो पूरा करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम सरकार करती है, मुझे लगता है कि हमें उसका जो है धन्यवाद भी करना चाहिए और बधाई भी देनी चाहिए। और हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने पहले नगर पंचायतों में 50% आरक्षण देकर के महिलाओं को सशक्त करने का काम किया था, उसी प्रकार से अब नगर निकाय में भी 50% की जो सिफारिश पुष्कर सिंह धामी जी इस समय महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो महिलाएं 50% हर नगर निगम में बैठी हुई आपको नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं को और भी ज़्यादा सशक्त बनाने वाला एक कारगर सपना होगा जो पूरा होगा। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार महिलाओं के हित में एक बड़ा निर्णय ले सकती है। सरकार की कोशिश है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जाए। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार राज्य महिला नीति में की गई सिफारिशों को लागू करेगी? आखिर क्यों निकाय चुनाव प्रदेश में साल भर बाद भी अब तक नहीं हुए? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। बीते कुछ महीने में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले एकदम से बढ़ गए हैं। इसके अलावा सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में भी तेजी देखी जा रही है। इस बीच रविवार को लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं। इन हमलों में एक खास पैटर्न है जो पहले से काफी अलग है। नए दौर में ऐसे लोग आतंकवाद फैला रहे हैं जिनका जुर्म का पिछला रिकॉर्ड नहीं है। ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले व मुठभेड़। 18 अक्टूबर सोपिया में आतंकियों ने एक श्रमिक की हत्या की। 20 अक्टूबर गांदरबल में निर्माण कंपनी के शिविर पर हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत, 5 घायल। मृतकों में कई गैर कश्मीरी भी थे। 24 अक्टूबर पुलवामा में आतंकी हमले में श्रमिक घायल। 24 अक्टूबर गुलमर्ग में एलओसी के निकट आतंकी हमले में 3 जवान बलिदान, 2 पोर्टर की भी मौत। 28 अक्टूबर जम्मू के अखनूर में आतंकियों ने की गोलीबारी। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। 1 नवंबर बड़गाम में आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के 2 श्रमिकों को गोली मारकर घायल किया। बांडीपोरा में सैन्य शिविर पर हमला, नुकसान नहीं। 2 नवंबर अब श्रीनगर शहर में मुठभेड़ और अनंतनाग में मुठभेड़ हुई। 3 नवंबर श्रीनगर के लाल चौक में आतंकी हमला हुआ। संडे मार्केट पर हुए हमले में दुकानदारों और खरीदारों समेत 12 लोग जख्मी। बाहरी लोगों पर बढ़े आतंकी हमले।
आम नॉन कश्मीरियों के अलावा तीर्थयात्रियों पर भी हमले बढ़े हैं। आतंकी चुन चुन कर उन बसों या वाहनों पर हमला कर रहे हैं जो तीर्थयात्रियों के हैं। इससे वे डर का माहौल तो बना ही रहे हैं, साथ ही केंद्र के इस दावे को भी झुटलाना चाह रहे हैं जो कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में टेरर की जगह टूरिज्म ने ली है। इससे ऐसा इम्प्रेशन भी जाएगा कि कश्मीर के स्थानीय लोग ही बाहरियों पर हमला करते हैं। ये एक तरह से सद्भाव को खत्म करने की कोशिश जैसा भी है। अभी मौसम की भी मार है, सर्दी का मौसम आ गया है, हर तरह से मतलब मौसम का भी सामना करना पड़ता है, मिलिटेंट का भी सामना करना पड़ता है। जैसे हमारे को हमारे सीनियर कमांडर आदेश करते हैं वैसे ड्यूटी करनी पड़ती है मैम। और कभी ILT में, कभी लोअर इलाके में मैडम जी हर तरह के ड्यूटी करनी पड़ती है। एरिया का कोई लिमिट नहीं है, मतलब कभी 10 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है, अगर 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो वो भी चलना पड़ता है। ये कोई कंफर्म नहीं है मैम कि कितना एरिया, कोई दायरा फिक्स नहीं है इसका। Kashmir, you need to be sensitive about the peculiarity of the terrain, weather and insurgency right now which is increasing, and of course our senior keep on guiding us, motivating us to take the due precautions, SOPs we adhere to, and we try to maintain a strict vigil on the intelligence and practice and rehearse our drills which make us competent to face any situation which will come. घाटी में प्रतिरोध के नाम पर हिंसा। श्रीनगर के लाल चौक में रविवार को एक आतंकी हमला हुआ। संडे मार्केट पर हुए हमले में दुकानदारों और खरीदारों समेत 12 लोग जख्मी हो गए। इससे एक रोज पहले खायनेर में आर्मी और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। टेरर अटैक और मुठभेड़ की घटनाएं बीते कुछ ही समय में तेजी से बढ़ी हैं। अक्टूबर में हुए हमलों के बीच कई आतंकी समूहों का नाम आया। बहरहाल कश्मीर में इन दिनों कई छोटे मोटे कई संगठन बन चुके हैं जो प्रतिरोध के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। काम करने का इनका तरीका आतंक के पुराने ढंग से एकदम अलग है। पहले हमलों का पैटर्न अलग हुआ करता था। एक रिपोर्ट कहती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से आतंकी आते हैं और हमलों को अंजाम देते थे। वे आमतौर पर गुरिल्ला रणनीति से चुपचाप अटैक करते और वापस घाटी के घने जंगलों में गुम हो जाते। कई बार वे स्थानीय लोगों को मदद से जम्मू कश्मीर के भीतर ही छिपे रहते और नेटवर्क बढ़ाते थे। चूंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और हमारे कश्मीर के लोगों के चेहरे मोहरे और भाषा में खास अंतर नहीं, इससे वो आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। आतंकवादियों का शातिराना अंदाज चौंकाने वाला। आपको बता दें, रैंडम कश्मीरी युवा होते हैं जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती है। वे ऑनलाइन माध्यम से रेजिस्टेंस ग्रुप से जुड़ते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है, टारगेट तय होता है, इसके साथ रेकी की जाती है और फिर तय समय पर वारदात को अंजाम देने के साथ आतंकी गायब हो जाते हैं। चूँकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लिहाजा उन्हें पकड़ना भी आसान नहीं है। ये रैंडम लोग वापस अपने गांव शहर जाकर आम जिंदगी में रम जाते हैं। इन्हें ही हाइब्रिड मिलिट्रेट कहा जा रहा है। इनको देखने आए थे इंजर्ड को और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 पेशेंट्स हैं, उनका प्लान फॉर सर्जरीज और जो भी हमारे पास मुझे दिया है खास ख्याल रखा जाए, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर होकर डिस्चार्ज। क्या है TRF फ्रंट का कनेक्शन? TRF जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। ये एक तरह से लश्कर-ए-तैयबा की ब्रांच है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद TRF एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ था। इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार से रची गई थी। TRF को बनाने में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ रहा। ये इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम न आए। वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में आने से बच जाएं। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमलों की वजह से BSF ने घुसपैठ और संभावित आतंकवादी खतरों को रोकने के लिए कुपवाड़ा में पाकिस्तान की सीमा से लगी LOC पर सुरक्षा और सख्ती कर दी है।
बीएसएफ के जवानों का कहना है कि खराब मौसम और संभावित घुसपैठियों की दोहरी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे नियमित और ज्यादा गश्त कर रहे हैं। अचानक क्यों बढ़ी आतंकी गतिविधियां? एक तरफ जहां कश्मीर में ऊंचे पहाड़ों का फायदा आतंकी उठाते हैं, वहीं ज्यादातर इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना सेना के लिए एक चुनौती है। अक्सर घाटी में छिपने के लिए आतंकी स्थानीय लोगों की मदद लेते रहते हैं। घाटी का इलाका नदियों वाला है। मॉनसून के समय पाकिस्तान सीमा पर ज्यादातर नदियां उफान पर रहती हैं। आतंकी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। वो अस्थायी चौकियां, वाहन चौकियां और यहां तक कि नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। आतंकवादी नागरिकों के रूप में प्रवेश करते हैं और स्थानीय गाइडों की मदद से छिपने की जगह और हथियार इकट्ठा करते हैं। बीएसएफ के जवानों के मुताबिक आतंकवादी अक्सर भारत में घुसपैठ करने के लिए नियंत्रण रेखा के पास घने जंगल वाले इलाकों में घने कोहरे और धुंध का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए बीएसएफ जवानों का दावा है कि वे सीमा पार से आतंकवादियों के किसी भी दुस्साहस को विफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।